हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बेसिकली आपका 8th क्लास है और इसी में हम लोग आपका देख रहे थे हमारे अतीत थर्ड जो बुक है हमारी, और कल हम लोग इस चैप्टर को आपका प्रारंभ कर चुके हैं और इसी को हम गौर करके देख चुके हैं। तो कल सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो वो हम लोग उसको देख रहे थे कि कैसे कोई कंपनी की सत्ता स्थापित हो रही है, उसके विषय में हम बेसिकली आपका बात कर रहे थे और कैसे स्थापित होगी इस विषय में थोड़ा सा हम लोग आपका देख रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो हमने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हो गया था। जो केंद्र की सत्ता थी 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो सेंट्रलाइज पावर आपका कमजोर हो जाती है। कुछ आपके दीवान, कुछ आपके सूबेदार और कुछ आपके बड़े बड़े जमींदार अपने आप को फ्री कर लेते हैं। ठीक। और कैसे होता है कि वो क्या कर लेते हैं, एक अलग रूप में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। देखिए, अब एक इमेज हमारे सामने थी जिसे मैं कल आपको दिखा रहा था, आप गौर करके देखोगे। इस इमेज का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। कौन कर रहे हैं? नाम है कैप्टन हडसन। ये है 1857 का समय है जब क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था और विद्रोहियों ने अपना नेता किसको बना लिया था, आपको पता होना चाहिए, बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह। कह रहे उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह इतने ताकतवर नहीं हुए, लेकिन एक प्रतीत रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना रहा। कैसा बना रहा? एक प्रतीक, यानी कि इंडिकेशन मात्र का बाप का मुगल बादशाह था, जिसके बाद जिसे कहते हैं हम लोग नाम का बादशाह था। कह रहे हैं 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए भारी विद्रोह शुरू हो गया था। विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। अब कह रहे विद्रोही कर रही थी जनता, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो विद्रोही थी जनता, जिन्होंने घोषित कर दिया कि हमारे इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। इस बात से अंग्रेज इनसे नाराज हो गए, रुष्ट हो गए। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्या कहा कंपनी ने? कि अब आपको देश छोड़कर जाना पड़ेगा, और उसके बेटे जफर को सामने ही मार डाला। यानी कि बहादुर शाह जफर था और उसके बेटे को उसके सामने ही मार डाला। ये देखिए, ये है इमेज। ठीक, ये है बहादुर शाह जफर और ये है इनका बेटा। और इनको कहां भेजते हैं? तो इनको भेज देते हैं रंगून, यानी कि वर्तमान का म्यांमार में इनको भेज देते हैं। किसको? बहादुर शाह जफर को। ठीक। तो आप देखेंगे, आप अगर जाएंगे रंगून और कभी मौका मिले तो आप देखना, इनकी कबर पर लिखा हुआ है, ये भारत का ऐसा बेनसीब बादशाह था जिसे अपने देश में 2 गज जमीन तक नहीं मिली दफनाने के लिए। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आप गौर करके देखिए कि कहां पर भारत है और कहां की स्थिति। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है ब्रिटिश आइसलैंड, तो यहां कहीं वो आपका ब्रिटेन है। ठीक। और आप देखिए ये स्थिति है भारत की, ये भारत है। क्लियर है? अब इतनी दूर से कोई कंपनी यहां शासन कर रही है, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है। कि आप देखिए, ये है यूरोप महाद्वीप और ये है एशिया महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के लोग एशिया महाद्वीप पर कब्जा कर रहे हैं, अपना शासन प्रशासन चला रहे हैं। तो देखिए इस रास्ते वो लोग कहां कहां पहुंचे, इस तरह से भारत पहुंचे। कितना लंबा वो आपका रास्ता ट्रेवल करते थे। हालांकि बाद में ये स्वेज नहर खुल गई थी, फिर उनका रास्ता बहुत आपका छोटा हो गया था जाने के लिए, या फिर वो इस तरह से लैंड से भी जा सकते थे। क्लियर है? आइए थोड़ा सा हम लोग इनके विषय में पढ़ते हैं और गौर करके देखते हैं। चलिए, अब कोई बच्चा है जो आपका माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेगा?
कह रहे हैं कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर यानी कि इजाजतनामा हासिल कर लिया। क्या करा? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा आपका चार्टर पास किया, यानी कि इजाजत की कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कि हम लोग क्या पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं। और उनको क्या मिल गया? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार। एकाधिकार का साफ साफ मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और कंपनी आपका ब्रिटेन से वहां व्यापार करने के लिए नहीं जाएगी। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं करेगी। इस चार्टर के सहारे समुद्र पर जाकर नए इलाके को खंगाल सकती थी, यानी कि खोज सकती थी, और वहीं सस्ती कीमतों पर चीजें खरीदकर यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। तो बेसिकली क्या थी ये? एक प्रकार की आपका ट्रेडिंग कंपनी थी। सस्ती कीमत पर चीजों को खरीदेगी और उनको यूरोप में जाके महंगी दामों पर आपका बेच देगी। ये क्या था? ये मेन उनका आपका प्रोस्पेक्ट था कि हम लोग आपका ट्रेडिंग करेंगे। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। सिंपल था कि कोई भी मेरी कॉम्पिटिटर आपकी कंपनी यहां नहीं है। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। कह रहा है ये ऐसा कंपटीशन का दौर था, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो कोई और कंपनी आपके कंपटीशन में नहीं होनी चाहिए, तो ही क्या मिलेगा? आपको मुनाफा यानी कि लाभ मिलेगा। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी ये सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकता है। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकत को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोकता था। मुसीबत क्या थी कि जो शाही आपका दस्तावेज था ये लोगों को पूर्व के साथ आने वाले व्यापार में ये आपका नहीं रोकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप गुड होप के चक्कर लगाकर हिंद महासागर को पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। कह रहे कि उससे पहले ये इतने घूम के आते कि केप गुड होप से ये चक्कर लगाकर आपके हिंद महासागर को पार करते, इनसे पहले कौन पहुंच गए थे? पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। यानी कि अंग्रेजों से पहले कौन पहुंच गए? पुर्तगाली। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहां पहुंच गए अंग्रेज? गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। वास्को डी गामा ने 1458 में पहली बार भारत पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो कौन आया था? पुर्तगाली व्यक्ति था, और ये भी कहां से था? यूरोप से। और क्या खोज करी इसने? कि हम भारत में कैसे पहुंचेंगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डचों ने हिंद महासागर में व्यापार को संभावना तलाशने लगे थे। अब कैसे थे? इसके बाद अब आप देखेंगे कौन आ गए? पहले पुर्तगाली आ गए, उनके बाद कौन आ गए? अंग्रेज। और उसके बाद क्या आ रहे हैं? और कुछ समय बाद क्या लगे? आपके फ्रांसीसी भी सामने आ गए। अब डच भी आ रहे हैं और डचों के बाद फ्रांसीसी भी। क्लियर है? अब एक यूरोप महाद्वीप से एक तो आगे पुर्तगाली, दूसरे अंग्रेज आ गए, तीसरे डच आ गए, चौथे आ गए फ्रांसीसी। ठीक? और एक कंपनी और आएगी, आपको आगे बताऊंगा। समस्या यह थी कि ये सारी कंपनियां एक जैसी चीजें खरीदना चाहती थी। क्या समस्या थी? सबको एक जैसी चीज खरीदनी थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। कह रहे कि भारत के जो आपके बने बारीक जो आपके सूती कपड़े थे और रेशम के कपड़ों की यूरोप में बड़ी तकड़ी डिमांड थी। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनी के बीच बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी चीजें भारतीय बाजार के लोग उनको महंगी देंगे। अब महंगी देंगे तो उनको जितना प्रॉफिट पहले मिलना था वो उतना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली उनका प्रॉफिट गिरेगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे
अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दें। क्या कर दें कि जो उनके कॉम्पिटिटिव जो आपकी कंपनी है वो उसको खत्म कर दें। बाजारों पर कब्जा, इस होड़ में कंपनी के बीच लड़ाई की शुरुआत थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जब मौका मिलता तब वहां एक सी चीजें कंपनी दूसरे की जहाज को डुबा देती, और कह रहे जब भी कोई मौका मिलता तो ये आपस में लड़ रही थी, एक दूसरे कंपनी को क्या था, जहाज को डुबा देती और रास्ते में कोई ना कोई ऐसी रुकावट बैरियर बना देती, माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। व्यापारिक चौकियों को आपके किलेबंद के जरिए सुरक्षित रखा गया। अपनी बस्ती को किलेबंद करने, व्यापार का मुनाफा कमाने की कोशिश में स्थानीय शासकों से भी आपके टकराव होने लगे। अब इनको प्रॉफिट चाहिए तो वहां तो मिल नहीं पाएगा, तो ये क्या करेंगे, वहां के लोगों को परेशान करेंगे, और वहां के लोगों को परेशान होंगे जो स्थानीय शासक है उनसे इनका टकराव यानी कि आपसी मतभेद भी शुरू हो जाएंगे। व्यापार और राजनीतिक एक दूसरे को अलग रखने के लिए कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं ये कैसे हुआ। ठीक, तो अब आपको पूरी प्रतिस्पर्धा समझ आएगी कि यूरोप से कोई एकमात्र कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी, बल्कि ब्रिटेन से एक आ रही थी और जगह से बहुत सारी कंपनी भारत में आपका प्रवेश कर रही थी। ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं। ठीक, तो एक बार इसको थोड़ा सा गौर करके देख लीजिए क्या स्थिति है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, कह रहे वाणिज्यिक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिससे किसी चीजों को सस्ती में खरीद कर ज्यादा कीमतों पर बेचा जाता है और उससे आपका व्यापार में मुनाफा कमाया जाता है, उसी को बोलते हैं वाणिज्यिक। के लिए आपका कमर्शियल एक्टिविटीज। चलिए, बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कहां पहुंच गई है व्यापार करने, आपका बंगाल में। देखिए, जो वर्तमान का बंगाल है, ये वाला बंगाल की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरा बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार का कुछ पार्ट, बल्कि बिहार भी उसमें कुछ आधा पार्ट ऐड था, और असम का कुछ पार्ट कैसा था, आपका बंगाल के क्षेत्र में ऐड होता था। तो उस समय का बंगाल, वर्तमान के कौन कौन से प्रांत है ये मैंने आपको बता दिया। कह रहे कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी पर शुरू हुई। ध्यान रखना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां लगी है, 1651 में हुगली नदी पर। और जबकि 1613 में कहां आ गए हैं, सूरत में। और 1633 में कहां लगा दी है पहली फैक्ट्री इन्होंने, आप बताएंगे, तो ये पहुंच गए हैं पूर्वी तट पर। ठीक, और पूर्वी तट में कहां पहुंच गए हैं, बालासोर उड़ीसा। और 1628 में कहां पहुंच गए हैं, मुसलीपट्टनम। अब देखिए, कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम चलाती रहे। इन व्यापारी को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इसे फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं से उनके दफ्तर थे, इनमें कंपनी के अफसर बैठे रहते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलने लगा, सौदागरों की व्यापारी फैक्ट्रियों में आपस में बसने के लिए प्रेरित किए। 1696 तक कंपनी इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल के बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली। क्या कर लिया, मुगल अफसरों को आपका रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी को खरीद लेता है। अब क्या होगा, इन 3 गांव कौन कौन से हैं, इनमें से एक गांव था कालीकत्ता, और कालीकत्ता ही क्या बन गया, कलकत्ता। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दें। कैसा फरमान मिल गया, इसको बोलते हैं सुनहरा फरमान। इसका कि बिना शुल्क चुकाए हम लोग यहां ट्रेड कर सकते हैं। पहले अगर आप व्यापार करेंगे, कोई भी भारत में कोई विदेशी कंपनी ट्रेड करती थी तो उसको क्या करना पड़ता था, कुछ टैक्स के रूप में कुछ आपकी चीजें आपको देनी पड़ती थी, पैसा। अब क्या होगा,
कि उन्हें फ्री में यहाँ ये लोग आपका ट्रेड करेंगे, और फ्री में ट्रेड करेंगे तो क्या क्या कंडीशन होंगी इसको हम लोग आपका देखेंगे। अब क्या करें, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूदा अधिकारी को ज्यादा फायदा उठाने लगी। अब देखिए, अब इनका थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा कि जिस तरह से हमें 3 गांव मिले हैं, हमें कुछ और मिल जाए तो हमारा प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी। केवल किसके लिए मिला था? कंपनी के लिए। यानी कि वो आप इसको निजी रूप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने निजी में भी यूज कर रहे थे। लेकिन उन्हें शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली में कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते? अब उस समय बंगाल के नवाब थे कौन? मुर्शिद कुली खान। उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया कि ठीक है, आपको फरमान आपका जारी हो गया है, लेकिन इस फरमान का काम केवल क्या है? कंपनी के व्यापार मुक्त है, लेकिन जो तुम खुद व्यापार कर रहे हो इसका क्या? इससे क्या होता है कि अब उनके बीच आपसी विवाद बढ़ जाता है। देखिए किस तरह से बहुत सारी नौकाएं, आपका सामान यहाँ रखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए, पीछे कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको इसमें? यहां तक देख लीजिए आप। आगे बढ़े। देखिए ये क्या था, ये कह रहे हैं कि मद्रास के जहाजों से सामान लदी स्थानीय नौकाएं, ठीक विलियम सिलिपन द्वारा बनाया गया चित्र है ये। अब बात कर रहे हैं व्यापार से युद्धों तक, कि कैसे कोई कंपनी व्यापार करने आई थी और वह युद्ध करने की स्थिति तक पहुंच गई, इसको हमको देखना है। कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाब की आपकी टकराव काफी बढ़ गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकत की स्थिति भी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सजाउद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। कंपनी का एकाधिकार देने वाली कंपनी ज्यादा नाराज हो गए, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया। उसने किलेबंदी को बढ़ने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का क्या लगाया? आरोप लगाया कि कंपनी क्या कर रही है? धोखाधड़ी कर रही है, ये सिक्के ढाल रही है, व्यापार पर अपना कब्जा कर रही है। और ये भी लोग क्या मांगने लगे? आपके नजराने मांगने लगे। उन्हें दलील दी गई कि उन्हें इसी वजह से बंगाल सरकार के राजस्व में कमी हो रही है। इन नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार ना थी। इनके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। क्या किया उनको? कि हम इनको क्या करेंगे? अपमानित करेंगे, और ऐसा उन्होंने प्रयास भी किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए वे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। इन टकराव का परिमाण प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में आपका निपटा। अब क्या होता है आप देखेंगे, 1756 में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ उस प्लासी का। आप देखिए उस समय के गवर्नर जनरल हैं, आपके गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव को देखिए। कौन है? रॉबर्ट क्लाइव आपके सामने। चलिए, अब एक शब्द आता है कठपुतली। आपने सुना होगा कि आपका कठपुतली शासक एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे से अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है तो
उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। क्या कहते हैं कि ये क्या है? कठपुतली है। याद रहेगा? चलिए, तो एक बार पूरा देख ले अच्छे से। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। कि क्या होता है कठपुतली शासक? और वैसे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब ये लोग भारत में आपका ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, उस समय कैसे धीरे धीरे ये अपनी सत्ता कब्जा रहे थे और क्या कारण था कि ये भारत में इतना सफल हुए। तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण था यहाँ के स्थानीय राजाओं का आपस में लड़ना। और इन्होंने एक ही नीति को पालन किया, फूट डालो और राज करो। यानी कि इन लोगों में आपस में फूट डालाओ और तुम्हारा राज बढ़ता चला जाएगा। अब ये एक दूसरे की मदद करते थे, मदद के बहाने से उस क्षेत्र में अपनी सेना रख देते थे। राजा की आंतरिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण होता था, नजर होती थी। जैसे शासक कमजोर हुआ, उसको अपने दबाव में लेकर अपने अनुसार कठपुतली शासक बना देते थे। जैसे आप देखेंगे बंगाल के नवाब बनेंगे बहुत सारे, चाहे मीर कासिम हो, मीर जाफर हो, इस तरह के नवाब बनेंगे। क्योंकि वो नवाब इसलिए बना रहे हैं कि अगर वो सीधा नवाब बनेंगे तो पूरी जनता विद्रोही हो जाएगी कि हम पर कोई भारत का व्यक्ति कैसे शासन कर सकता है। तो इसलिए वो नवाब बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन एक दौर आएगा जब वो नवाब के पद को खत्म कर बंगाल पर खुद बैठेंगे। ठीक, तो इस दौर को भी हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक बार जितना आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें देखा है, सारे को देख लीजिए। किसी को डाउट, कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।